गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को लेबर लॉ एंड इंडस्ट्रियल लॉ फर्स्ट में क्या पढ़ाऊंगा, मुझे पढ़ाना है। मैं पढ़ा रहा था आपको एक्ट, कौन सा एक्ट पढ़ा? द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। इसमें मैं बता रहा था इस एक्ट का उद्देश्य बताया, प्रयोज्यता बताया, विस्तार क्षेत्र बताया, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताया हूँ। अब मैं कल कहा था कि आप लोगों से क्या बताऊँगा, अस्थाई आदेश। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, अस्थाई आदेश की परिभाषा दीजिए। ठीक, औद्योगिक विवाद, औद्योगिक नियोजन अस्थाई अधिनियम 1946 के अंतर्गत अस्थाई आदेश के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन आने की संभावना है। अस्थाई आदेश की परिभाषा करिए। ठीक, इसके अस्थाई आदेश के प्रमाणीकरण की विवेचना कीजिए। प्रमाणीकरण क्या होता है, इसकी विवेचना कीजिए। तो क्या है, इसको ये चीजें बताऊंगा। अस्थाई आदेश, आदेश के परिभाषा, डेफिनिशन, अस्थाई आदेश की परिभाषा क्या है। ठीक है, ठीक, तो इसकी परिभाषा कहाँ है? द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 की धारा 2(6) में, ठीक, सेक्शन 2(6) में इसकी परिभाषा है। क्या परिभाषा है ये मैं आपको बता रहा हूं। कहाँ परिभाषा है इसकी? अस्थाई आदेश की, अस्थाई आदेश की कहाँ परिभाषा है? परिभाषा है द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 की धारा 2(6) में है। अब क्या है परिभाषा, क्या है देखिए। अस्थाई आदेश सबसे इस अधिनियम की अनुसूची में वर्णित, इस अधिनियम की अनुसूची में वर्णित, ठीक, वर्णित मामलों के संबंध में नियमावली अभिप्रेत है। मतलब इसकी परिभाषा नहीं है, परिभाषा सिर्फ 2(6) में बताई गई है कि जो अनुसूची में इसकी जो द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 की धारा 2(6) में जो परिभाषा है वो ये बता रही है कि जो अनुसूची में जो परिभाषा है, जो अनुसूची में जो इसकी अनुसूची में जो चीजें आ रही हैं वही इसकी एक परिभाषा है। तो मतलब क्या, अस्थाई आदेश शब्द से इस अधिनियम की अनुसूची में वर्णित मामलों के संबंध में नियमावली अभिप्रेत है। मतलब जो अनुसूची में वर्णित नियमावली है वही इसकी परिभाषा के अंतर्गत वही चीजें आएंगी। मतलब ये कहा जा रहा है। अब ये क्या है, सूची, जो अनुसूची है, जो अनुसूची है वो क्या है, वो अनुसूची के अंतर्गत क्या क्या आ रही है उस चीजों को इसमें बताया गया। इसकी परिभाषा में जो बताया गया है कि अनुसूची में है, जो अनुसूची है उसी में जो चीजें दी गई हैं, नियमावलियां जो दी गई हैं वही इसकी परिभाषा के अंतर्गत आएगा। एग्जैक्टली परिभाषा नहीं बताया कि अस्थाई आदेश क्या है। ठीक, तो अब देखिए क्या है, पहला क्या है, अभी अस्थाई आदेश के उपबंध जो किए गए हैं क्या है वो देखिए। पहला, कर्मकारों का वर्गीकरण, मतलब कर्मकारों का वर्गीकरण जो यथा क्या, अस्थाई प्रशिक्षु, परीक्षाधीन या बदली कर्मकार। मतलब कर्मकारों का वर्गीकरण किस प्रकार का वर्गीकरण है? ठीक है, परीक्षाधीन है, प्रशिक्षु है, अस्थाई प्रशिक्षु है या कि बदली कर्मकार है। ठीक, इनका वर्गीकरण कैसा है, कर्मकारों का वर्गीकरण क्या है, किस हैसियत से वो लोग हैं, ये चीज पहली बात कह रही है। दूसरा क्या है, ऐसे कर्मकारों के काम की अवधियां, ऐसे कर्मकारों की जो काम की अवधि है, ऐसे श्रमिक हैं जिनके काम की जो अवधि है कैसी है, किस प्रकार की है वो चीज, जैसे घंटों में, अवकाश दिनों में, वेतन दिवसों का और मजदूरी की दरें प्रख्यापित करने की रीति। मतलब मजदूरी किस तरह से मिलेगी, कितने घंटे का काम होगा, या जो काम है वो घंटों कैसे है, प्रतिदिन के हिसाब से है या महीनों के हिसाब से है, जो भी है ये सारा ये दूसरी चीज में आती है। इस परिभाषा के अंदर, अस्थाई आदेश की परिभाषा के अंदर क्या है, ठीक, ये है। तीसरा क्या है, पारी में काम, पारी में मतलब किस शिफ्ट में काम कर रहा है, क्या
क्या कोई जिसे औद्योगिक जो इंडस्ट्री है क्या वह कई इकाइयों में काम लेता है वर्करों से, उसकी भी बात इसमें की गई है। इसी परिभाषा में वो भी आएगा। जो नियमावली है वो बनेगा, तो ये बनेगा क्या, इसमें ये भी आती है ये पारी का जो शिफ्ट में क्या किस कई शिफ्टों में काम होता है वो भी बताना है। ठीक, उपस्थित और विलंब से आना, क्या उपस्थिति जो होती है क्या उसका विलंब भी होता है या टाइम से कम कर आते हैं। उपस्थिति, विलंब से जाना, वर्क, ये ओवर टाइम क्या क्या है, कैसे है, ये सारी चीजें भी उसमें आती हैं। उपस्थिति कब हो रही है, जाने का टाइम क्या है, विलंब से जा रहा है या टाइम से जा रहा है, वो सारी चीजें उसकी नियमावली में आएगा। फिर नेक्स्ट, ऐसी छुट्टियों या अवकाशों को स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी के पास आवेदन करने की शर्तें और प्रक्रिया। क्या जो छुट्टियां हो रही हैं क्या वो जो ऐसा प्राधिकारी है जिसके पास वो क्या है वो लिस्ट बना के भेजता, क्या उससे ऐसा काम करवाया गया है, ये सारी चीजें ये भी आती हैं। फिर नेक्स्ट, परिसर में प्रवेश निश्चित दरों से हो, तलाशी के लिए दायित्वाधीन होगी। परिसर में जो इंडस्ट्रीज है उसके परिसर में यदि कोई प्रवेश कर रहा है तो क्या नियमावली उसके लिए बनाना है, क्या उसकी तलाशी लेनी है, क्या उसे ऐसे ही जाने देना है या क्या उसके साथ आने के बाद क्या अटेंडेंस करवानी है, क्या करवाना है, ये सारी चीजें भी उसमें होनी चाहिए, नियमावली में होनी है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, औद्योगिक संस्थान औद्योगिक इंस्टीट्यूट के अनुभागों को बंद करना और पुनः खोलना। मतलब क्या है, जो इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट है उसको टाइम से बंद करना, टाइम से खोलना, क्या ठीक है कि या फिर काम करने का क्या तरीका है, ये सारी चीज़ें भी उस नियमावली के अंतर्गत होनी चाहिए। नियोजन या पर्यवेक्षण और नियोजक और कर्मकारों द्वारा एतद विषयक नोटिस का दिया जाना। जो भी नियम में चेंज होगा, जो भी बदलाव होगा कंपनी के शर्तों में, जो भी नियमावली में बदलाव होगा, जो भी सारी चीज़ें जो भी करना है उसका क्या होगा, एक पूर्व नोटिस दिया जाना जरूरी है। ठीक है, उसका नोटिस दिया जाना जरूरी है। प्रमाणिक अधिकारी को नोटिस दिया जाना या कर्मकारों को नोटिस दिया जाना, कर्मकारों द्वारा नियोजक को नोटिस दिया जाना, ये सारी चीज़ें जरूरी हैं। ठीक, दुराचरण के लिए निलंबन या पदच्युत, मतलब कोई दुराचरण किया है कंपनी के साथ या और कोई ऐसा कांड किया है, चोरी और कंपनी को धोखा दिया है, ये सारी चीजें यदि कोई करता है ठीक, उसके लिए भी वो सारे गाइडलाइंस दी गई हैं। ठीक, उसके आचरण के लिए जो ऐसा करेगा उसके आचरण के लिए कोई ना कोई पनिशमेंट होगा, कुछ ना कुछ प्रक्रिया होगी उसके लिए, वो भी उसे करना होगा। ठीक, क्या है, और एक नेक्स्ट है, नियोजक या उसके कर्म अभिकर्ताओं या सेवकों द्वारा किए गए अपकृत्य मूलक बर्ताव या सदोष कार्यों के विरुद्ध कर्मकारों के लिए प्रतितोष या उपचार प्राप्त करने के लिए साधन। मतलब यदि कोई नियोजक या कर्मकार किसी के साथ अपकृत्यपूर्ण टॉट के अंतर्गत कोई कृत्य कर दिया है तो क्या उससे भरपाई करवाया जाएगा, क्षतिपूर्ति करवाई जाएगी, क्षतिपूर्ति क्या होगी, कैसे होगी, ये सारी चीजें भी डिसाइड करनी है। नेक्स्ट और अंतिम, कोई अन्य मामले जो विहित किए जाए, कोई ऐसा जो इनके अलावा कोई ऐसा मामला जो छूट गया है, कोई ऐसा मामला जो छूट गया हो, कोई ऐसा मामला जो छूट गया हो, जो जिस पर कानून ना बन पाई हो। नियमावली मेमोरेंडम में जो नियमावली है कंपनी के, इंस्टीट्यूट के, वो क्या है इंडस्ट्री के, उसमें यदि कोई चीज़ रह गया है तो भी ये नियोजक और कर्मकार वगैरह जिसके लिए तो उसे भी इसमें शामिल किया जाएगा। कोई ऐसी चीज़ जो रह गई है इन सब के अलावा तो वो भी इसमें दिखाया जाएगा। ठीक है, द हिंदू मद्रास बनाम द हिंदू ऑफिस एंड नेशनल प्रेस एम्प्लॉय यूनियन। ठीक है, द हिंदू मद्रास बनाम द हिंदू ऑफिस एंड नेशनल प्रेस एम्प्लॉयज यूनियन AIR 1961 में कुछ बातें कही गई थी। ठीक है, इसके लिए आपको यहाँ ये केस आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, अब क्या है, प्रमाणीकरण की आवश्यक शर्तें। जो अस्थाई आदेश है उसके प्रमाणीकरण के लिए कुछ शर्तें हैं।
शर्त है वो मैं आपको बता रहा हूँ, कि इसे प्रमाणीकरण के लिए क्या शर्तें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो ये प्रमाणीकरण के लिए क्या शर्त है, वो शर्तें कहाँ दी गई हैं, सेक्शन 4। किसके सेक्शन 4 में? द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 की धारा 4 में, धारा 4 में ये दिया गया है क्या, प्रमाणीकरण के लिए क्या शर्तें हैं, वो शर्तों को पूरा करना इंडस्ट्रीज को आवश्यक है। ठीक है, ठीक, तभी उसका प्रमाणीकरण होगा। तो क्या है, पहला है उसमें अनुसूची में वर्णित हर विषय के लिए नियम और उपबंध किया गया हो जो उस स्थापन में लागू है तथा प्रतिबंध बनाए गए हैं। जो नियम कानून, ठीक है, उस इंस्टीट्यूट के लिए बनाए गए हैं, ठीक, वो जो अनुसूची में है, जो इंस्टीट्यूट के लिए बनाया गया है, उस नियम को लागू कराने के लिए क्या है, लागू होने में जो प्रतिबंध बनाए गए हैं, उस संस्थान को लागू होने के लिए वो चीजें होनी चाहिए। ठीक है, जो अनुसूची में वर्णित है, नियमावली जो बनाई गई है, उसको लागू होना ही आवश्यक है। जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उसको लागू होना जरूरी है। ठीक, यदि ऐसा नहीं है तो प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा इंडस्ट्रीज को। ठीक है, ऐसा नहीं है तो प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा इंडस्ट्रीज को। दूसरा क्या है, अस्थायी आदेश स्पष्ट और उचित है। जो अस्थायी आदेश दिया गया है वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और ये भी लगना चाहिए कि वह उचित है। ठीक है, तो वो दोनों चीजें होनी चाहिए, स्पष्ट और उचित हो। जो अस्थायी आदेश हैं वो स्पष्ट और उचित हो, ये नहीं कि कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कुछ बाकी है, कुछ है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक, अब तीसरा क्या है, अन्य दृष्टि से भी वे अधिनियम के उद्देश्य एवं उसके प्रावधानों के अनुरूप भी हैं। मतलब अन्य दृष्टि से, किसी और दृष्टि से भी देखें तो उसके जो प्रावधान है, उस अधिनियम के जो प्रावधान है वो उस इंडस्ट्रीज के लिए हेल्पफुल हों, ठीक है, और उसके अनुरूप हों। ठीक है, तो वो भी होने चाहिए। ठीक, नेक्स्ट, यदि कि आदर्श अस्थायी आदेश से मेल खाते हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि अक्षरता उसी का पालन, मतलब जो अस्थायी आदेश है ऐसा उचित एकदम अक्षरशः पालन उसका हो, यह आवश्यक नहीं है। ठीक है, यह आवश्यक नहीं है कि उसका पालन अक्षरशः किया जाए। ठीक, अक्षरशः पालन करना आवश्यक नहीं है। ठीक है, मतलब पालन होना चाहिए, एकदम अक्षरशः पालन हो ये जरूरी नहीं है। अब नियोजक द्वारा अस्थायी आदेश के प्रारूप का प्रस्तुत किया जाना, अस्थायी आदेश का प्रारूप कैसे प्रस्तुत करेगा प्रमाणीकरण के लिए, वो कहाँ बताया गया है, सेक्शन 6 वो बताया गया है कि क्या होना चाहिए, क्या प्रारूप होना चाहिए। तो वो प्रारूप मैं आपको बता रहा हूँ क्या होना चाहिए। जिस तिथि से यह अधिनियम किसी औद्योगिक न्यायालय में लागू हो जाता है, उस तिथि से 6 माह के अंतर्गत अपने औद्योगिक व्यवसाय में ग्रहण करने के लिए अपने द्वारा प्रस्तावित अस्थायी आदेश के प्रारूप की 5 प्रतियां प्रमाणक अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी। यदि जब यह औद्योगिक न्यायालय के समक्ष लागू हो जाता है तो 6 माह के भीतर, ठीक है, 5 प्रतियों में प्रमाणक अधिकारी के समक्ष ये प्रस्तुत करना होगा, इंडस्ट्रीज को उस अस्थायी आदेश को प्रस्तुत करना होगा। ठीक, फिर आगे क्या होगा, इसकी प्राप्ति के 15 दिन की अवधि में जो कुछ आपत्तियां हो सकती हैं उन्हें दिया जा सकता है। यदि ऐसा दे दिया गया, 5 प्रतियां दे गई हैं और कोई आपत्ति ऐसी उठ जाती है तो 15 दिन के अंदर इंडस्ट्रीज को उस पर आपत्ति दे देनी चाहिए। उसके बाद ये आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। अब प्रमाणक अधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, जो प्रमाणक अधिकारी है वह क्या प्रक्रिया अपनाएगा किसी अस्थायी आदेश के लिए, क्या प्रमाणक अधिकारी करेगा। तो ये कहाँ दिया गया है, प्रमाणक अधिकारी द्वारा प्रक्रिया जो है अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, यह सेक्शन 6 में है, सेक्शन 5 में, द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 की धारा 5 में। ठीक है, प्रमाणक अधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में प्रावधान किया गया है। क्या प्रावधान है, ठीक है, पहला, ट्रेड यूनियन से आपत्तियों का आमंत्रण।
ट्रेड यूनियंस जो हैं उनसे प्रमाणक अधिकारी आपत्तियां मांग सकता है कि ये चीजों पे आप आपत्ति दें। ठीक, फिर क्या है, नियोजक तथा कर्मकारों के प्रतिनिधियों को सुनवाई का अवसर। यदि नियोजक और कर्मकारों के कोई प्रतिनिधि हैं, ठीक है, जो उनको सुनवाई के लिए ये अवसर प्रदान करेगा कि आप आइए और इस बात में आपके जो नियोजक और कर्मकार थे और आपके प्रतिनिधि के रूप में हैं, तो आइए आप अपना पक्ष रखिए। ठीक है, उनके प्रतिनिधियों को सुनवाई का अवसर देगा। ठीक, प्रमाणक अधिकारी का द्वारा प्रमाणन अधिकारी द्वारा क्या प्रमाण दिया जाएगा वो है। ठीक है, तो क्या है, प्रमाणक अधिकारी फिर प्रारूप अस्थायी आदेश को उसमें कुछ संशोधन करने के पश्चात प्रमाणित करेगा और धारा 5 की उपधारा 2 के अंतर्गत निर्धारित ढंग से प्रमाणित अस्थायी आदेश की प्रतियां तथा उपधारा 2 के अंतर्गत किए गए अपने आदेशों की प्रतियां नियोजक और ट्रेड यूनियन को भेजेगा या श्रमिकों के अन्य स्वीकृत प्रतिनिधियों को भेजेगा। प्रमाणन अधिकारी जो है वो प्रमाण पत्र किसे भेजेगा, वो भेजेगा श्रमिकों जो क्या है ट्रेड यूनियन है या नियोजक है उनके पास भेजेगा और उनके लिए अन्य स्वीकृत या उनके जो प्रतिनिधि हैं उनको भेजेगा। ठीक है, तो ऐसे प्रमाण पत्र से अब क्या होगा, ऐसा प्रमाण पत्र मिल गया है ऐसे कंपनी इंडस्ट्रीज को, तो क्या होगा, उस पर बांध लाया जा सकता है, वो एक रजिस्टर्ड हो गया और ऐसे इंडस्ट्रीज की जो शर्तें हैं वो अब लागू होंगी। जो शर्तें हैं और जो प्रक्रिया है वो सारी अब क्या है इंडस्ट्रीज पे लागू होगी। ठीक, तो ये रहा प्रमाणन अधिकारी और अस्थायी आदेश की कुछ प्रक्रिया और कुछ अस्थायी आदेश क्या होता हो रहा। ठीक है, आज के लिए